क्या तुम पैरेलल यूनिवर्स में बिलीव करते हो? क्योंकि इसके बाद शायद नहीं कर पाओगे। साइंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। पर क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए प्राचीन वेदों और महाभारत और रामायण जैसी कथाओं में इसके बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू, जिस पॉइंट पर क्रॉसओवर होगा वो दोनों ही यूनिवर्सेस की इंफॉर्मेशन आपस में एक ह्यूमन के लेवल पर मेमोरीज के रूप में एक्सचेंज हो जाएगी। देखो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और तुम्हें न्यू स्टडी जो पब्लिश हुई है वो दिखाऊं जो कि मल्टीवर्स थ्योरी के एकदम अगेंस्ट खड़ी हुई है, हम कुछ फिजिसिस्ट की सुन लेते हैं। सबसे पहले अपने फेवरेट। नहीं, ये बहुत अलग अलग विषय हैं। देखिए, जो न्यूटन, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग ने काम किया है वो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें वो नहीं है, कतई नहीं है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वाति सी वर्मा सर का भी कहने का यही पॉइंट है कि जो हम पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहते हैं साइंस और रिलीजन के बीच में, शायद हम अपने वो जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको इंटरप्रेट ही गलत कर रहे हैं। हम शायद नाइंसाफी कर रहे हैं उन स्क्रिप्चर्स के साथ ही, इस तरह से इंटरप्रेट करके कि वो साइंस के साथ उसको जबरदस्ती मैच कराने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई न्यूटन का काम ऑलरेडी पहले ही हमारे ग्रंथों में हो चुका था। शायद वो ग्रंथ बोलना ही कोई और बहुत ज्यादा डीप बात बोलना चाह रहे हैं। और तुम सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैंने एक इंडियन क्लिप ही दिखाई। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी। अभी तो हम पिटवाएंगे मिचियो काकू को भी। तो ये मिचियो काकू हैं, खुद को ये बोलते हैं फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। सो ये भी बिलीव करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी में कि काफी सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी भी उसको अलाउ करती है। और मेरे फेवरेट फिजिसिस्ट भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोजर पेनरोस। तो सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। Like any of these theories, but if you don't like these theories, propose your own. सिंपल भाषा में ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें पैरेलल थ्योरी पसंद नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, तो अपनी कोई थ्योरी लेके आओ जो कि उतनी ज्यादा अच्छी तरह से सारे पैराडॉक्सेस को एक्सप्लेन करे। वो जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है उसका कोई सॉल्यूशन ला के दिखाओ, और कोई थ्योरी है प्रपोज करो तो हम इसको गलत मान लेंगे। ऐसा ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वही वो गोड वाला आर्ग्यूमेंट सेम। Better theory than string theory, although I'm pretty disappointed by the conclusions. I mean, just to mention how other theories have taken a long time to confirm and so on, tells me nothing about string theory. I mean, string theory proposes the wrong number of dimensions of space, for instance. It proposes the wrong sign for the cosmological constant, for instance. अच्छा, एक चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा बीच में रोक के, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या होता है अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बाकी की सारी वीडियो इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पे ही है जो न्यू पेपर पब्लिश हुआ है। और जो स्ट्रिंग थ्योरी है उसके बारे में बता रहे हैं कि रॉन्ग नंबर ऑफ डायमेंशंस, ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ फॉर्मेशन का। ये जो मल्टीवर्स थ्योरी है ना, जो इसकी बुनियाद बनी हुई है, जिस पे टिकी हुई है, वो एकदम ऐसे हिला के रख दिए इस पेपर ने, जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं तुम्हें। It's got a lot of people who argue for it, but that's not scientific support. There aren't experiments which support string theory, but that's really a different question. बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट इन्होंने बोला है कि काफी सारी क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी है, जिसको हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बोलते हैं। काफी सारे साइंटिस्ट सपोर्ट में है स्ट्रिंग थ्योरी के। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थ्योरी सही है। समझ पा रहे हो इस बात को? एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट भी तो चाहिए ना। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट तो है ही नहीं स्ट्रिंग थ्योरी के पास। वही चीज तो इसको बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है। और फिर अगर ये चाहे पैरेलल यूनिवर्स की बात कर लें, चाहे ये कोई किसी भी चीज की बात कर ले, क्या ही फर्क पड़ता। हम स्ट्रिंग से बने, मैं धागों से बना हूं इस समय जो बैठा हूं ऑन अ वेरी फंडामेंटल लेवल, कुछ भी बोल दे, कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट तो उसका है ही नहीं। और फिजिक्स या फिर पूरी की पूरी साइंस चलती है एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट पे। तो इसीलिए स्ट्रिंग थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ही वो कारण है जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है मल्टीवर्स थ्योरी को, बट इसी के पास नहीं है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तो मल्टीवर्स में तो क्या ही बिलीव करें। अब आते हैं मेन पेपर पे, जिस पे मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनानी है और तुम्हें बताना है कि कैसे ये मल्टीवर्स थ्योरी का जो बेस है उसको हिला के रख दिया एक पेपर ने। रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल पेपर पब्लिश हुआ जो कि बताना चाह रहा है कि जितने भी फिजिसिस्ट पैरेलल यूनिवर्सेस में बिलीव करते थे शायद वो गलत है। देखो, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी या मल्टीवर्स थ्योरी के जो बेसिस है ना, वो दो चीजें हैं। सबसे पहला ये एंथ्रोपिक प्रिंसिपल और दूसरा फाइन ट्यूनिंग। एकदम साधारण भाषा में बताऊं तो ऐसे समझ लो, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का मतलब
कि हमारा यूनिवर्स ही ऐसे बना है, ऐसे सेटअप है सच दैट वो अलाउ करे एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स को, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को। इसे ही एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो फाइन ट्यूनिंग जैसी टर्म्स को यूज किया जाता है, बाय द वे ये दोनों बहुत ही अच्छे सोर्स है, एक तो ब्रिटानिका और दूसरा स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। इसको हमेशा रेफर कर सकते हो जब भी तुम्हें इंफॉर्मेशन लेनी हो। बहुत कम चांसेस है कि यहां पे तुम्हें कोई एरर देखने को मिलेगा। वापस फाइन ट्यूनिंग पे आए तो हमारे यूनिवर्स के जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे ऐसे डिजाइंड है, ना तो इनकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर है ना नीचे है, सच दैट ऐसे डिजाइंड है, किसने किए पता नहीं, यहीं पे तो क्रिएटर जैसी चीज आ जाती है, बट ऐसे डिजाइंड है सच दैट लाइफ जैसी डिफिकल्ट चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स अलाउ करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। लेकिन इसके अगेंस्ट एक पेपर पब्लिश होता है रिसेंटली, द इंपैक्ट ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑन पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ स्टार फॉर्मेशन। इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। सबसे पहला तो मैंने तुम्हें बताया एंथ्रोपिक प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि इसी को ही चैलेंज कर रहा है ये। और दूसरी चीज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ऐसे समझो, जो स्टार फॉर्मेशन होती है, रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। और साथ ही साथ हमें पता है कि कोई कोई तो मिस्टीरियस फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जिसके कारण हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है बोलूंगा तो मैं एक्सपैंड क्यों नहीं हो रहा, मैं उतने का उतना ही क्यों हूं, क्योंकि स्पेस एक्सपैंड हो रही है, जो अपने आसपास एम्प्टी स्पेस है। एक एटम होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में 10⁻⁻15 लगभग 1 फर्मी मीटर के अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। तो डोमिनेट करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसको बाइंड करके रखने की कोशिश करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो उससे बाहर चले गए, बड़ा न्यूक्लियस हुआ, तो कूलम्बिक रिपल्शन डोमिनेट करती, कूलम्स फोर्स डोमिनेट करने लगता है और वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, वो अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस। वैसा ही कुछ यहां भी समझ सकते हो कि अगर कुछ नेबरिंग गैलेक्सी, 4-5 गैलेक्सीज हैं, नेबरिंग गैलेक्सीज है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं उनमें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है। बट अगर हम लार्जर लेवल पे देखें तो ये जो स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, इसके साथ डिफरेंट जो बहुत ज्यादा दूर गैलेक्सीज हैं, जो आइसोलेटेड गैलेक्सीज हैं, वो और ज्यादा दूर जाती दिख रही हैं हमें। कुछ रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है और बाकी काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हैं गैलेक्सीज, वहां पे ये मिस्टीरियस फोर्स, या फिर एक वर्ड फिजिसिस्ट यूज करते हैं कभी कभी, कुछ तो डार्क एनर्जी जैसी चीज है, कुछ तो ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, वी हैव नो आइडिया व्हाट इट इज एट द मोमेंट, एग्जिस्ट करती है, जो कि इसको अलाउ कर रही है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब समय के साथ ही एक्सपेंशन बढ़ रही है, यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन है वो एक्सेलरेट कर रही है। कितनी खतरनाक बात है ना, वो बताता है ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। और दूसरी चीज ये भी बताता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द स्टार फॉर्मेशन, रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन में। अच्छा, इस पेपर पे आते हैं, उससे पहले ये मैंने एक और टैब ओपन कर रखा है, ये रॉजर पेनरोज का। इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा मस्त सी एकदम बात कही थी एक बार, कि जो फिजिसिस्ट होते हैं, जो यंग फिजिसिस्ट होते हैं, जो न्यू आए होते हैं इस फील्ड में, उनकी जिंदगी में एक बार ऐसा समय पक्का आता है जब वो इस मल्टीवर्स थ्योरी पे बिलीव करें। पक्का आता है उनकी जिंदगी में एक समय जब वो कहते हैं यार मल्टीवर्स थ्योरी पे बिलीव करना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में भी होता है ना, मल्टीवर्स, मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू बी एग्जैक्ट। उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर एक पार्टिकल है वो 50, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, 50 स्टेट में हो सकता है, लेकिन जैसे मैं मेजर करूंगा वो एक ही स्टेट में दिखाई देगा। वो हमारे यूनिवर्स में उस स्टेट में आया है, लेकिन बाकी की 49 स्टेट्स में भी गया होगा, बट इन सम अदर यूनिवर्सेस। इस हिसाब से अगर एक पार्टिकल इनफाइनाइटली मेनी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, इनफाइनाइटली मेनी पोजीशंस पे हो सकता है, और मैंने उसे मेजर किया, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे दिखाई दिया, तो बाकी पोजीशन पे भी होगा। ये चीज है, यहीं से जन्म होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में इन्वॉल्व कर दिया हमने मल्टीवर्स थ्योरी को। अब यहां पर रिलीजन भी आ जाता है कि देखा, साइंस भी सपोर्ट करती है मैनी वर्ल्ड को। बट उसके बाद आता है ये पेपर, द इंपैक्ट ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऑन पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ स्टार फॉर्मेशन। ओवरऑल कंक्लूजन बताना चाहूं तो अगर तुम पूरा का पूरा पेपर रीड करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कोई यूनिकली फिट नहीं है लाइफ फॉर्मेशन के लिए। जो हमने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू को मेजर किया है,
वो यही बताना चाह रही है कि कई सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से हमारा एक यूनिवर्स है, ऐसे फंडामेंटल कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे इस तरह से एडजस्ट है कि लाइफ फॉर्म हो रखी है, यहां पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चीजों को। उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है ये कि ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और ही बताना चाह रही है। बट दिक्कत पता क्या है, ये जितने भी मल्टीवर्स वाले ने जिद्दी बड़े हैं, अब तुम इनके सामने अगर ये पेपर रखोगे तो वो ऐसी प्रोसेसेस तुम्हें बता देंगे, वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म दिखा देंगे हमारे यूनिवर्स के अराउंड कि देखो तुम तो ऐसा सोच रहे हो कि यहीं पे ही लाइफ फॉर्मेशन है, वो ऐसी खतरनाक सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्मेशन दिखा देंगे जो कि फिर से थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग बना देगा मल्टीवर्स आर्ग्यूमेंट को। इसका मतलब है ये पेपर जो था एक बहुत बड़ा स्टेप है ना बिलीव करने में मल्टीवर्स थ्योरी के, बट फिर भी लोग बिलीव करते हैं और स्ट्रॉन्ग। जैसे तुमने वो देखा ना कि यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, दो तरफ हो जाओ तुम। अब तुम जैसे ही इनफाइनाइट वाले कुछ बोलेंगे तो तुम अपनी थ्योरी को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे ही फाइनाइट वाले कुछ बोलेंगे तुम अपनी थ्योरी को मॉडिफाई कर सकते हो, और यही चीज चलती रहेगी, समय के अंत तक चलती रहेगी, और तुम बता नहीं पाओगे कि यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। वैसा ही यहां पे भी चलता है कि जो मल्टीवर्स थ्योरी है ना, ये अपने आप को, ये जितने भी इसके सपोर्टर होते हैं, जितने भी फिजिसिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, वो उसको ऐसे ही एडजस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे ये पेपर पब्लिश हुआ, अब वो कुछ इसमें ऐसे चेंजेस कर देंगे, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ बता देंगे कि फिर से आर्ग्यूमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट्स या फिर ये जो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है या जो मल्टीवर्स थ्योरी है उसके सामने। क्या तुम बिलीव करते हो पैरेलल यूनिवर्सेस में? मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसे ही एक खतरनाक से पेपर के साथ और उसकी फाइंडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।